गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस को हम स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी व्यवसाय में जो भी सौदे होते हैं वो विभिन्न जो हमारी सन्डी जो स्टेज हैं वन बाय वन कंप्लीट स्टेज बाय स्टेज उनको पूरा करना होता है, तब जा कर के वो हमारी पूरी जो है एक अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो व्यवसाय, जैसा कि हमें मालूम है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं और ये प्राय दो प्रकार के होते हैं आपके, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन होता है, कैश या तो किसी व्यक्ति को प्राप्त होगा या वो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा। मीन्स कैश या तो रिसीव्ड हो रहा है या हम उसका पेमेंट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो वो हमारा कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए नकदी माल खरीदा, तो यहाँ पर जब मैं कोई माल नकदी खरीदने जाऊँगा तो मैं कैश उसको जो वेंडर्स है, जो दुकानदार है, उसको मैं दे कर के आऊँगा और उस कैश के अगेंस्ट में मैं माल ले कर के आऊँगा। तो यहाँ पर मैं कैश दे रहा हूँ और वो कैश लेने वाला रिसीवर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा। यदि मैंने कोई भी पेमेंट, कोई भी राशि उसको यदि दे करके नहीं आया हूँ, तो उस कंडीशन को, उस जो एक्टिविटीज़ हुई है हमारी बिजनेस से संबंधित, जो एक्ट हुआ है, जो कार्य हुआ है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, पहले तो हमें ये देखना है जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यदि कैश ट्रांजैक्शन है तो हमारे द्वारा बिजनेस में जो बुक्स मेंटेन की गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जो है उसकी एंट्री करना है। और कहाँ करना है, तो फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वैसे तो फर्स्ट टाइम जैसे तुरंत यदि कोई बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो बिजनेसमैन क्या करता है कि तुरंत एक कॉपी में उसको नोट कर लेता है। तो जिसको कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, तो जैसे ही उसने ट्रांजैक्शन हुआ, सेलिंग की या कुछ परचेसिंग किया या कोई पेमेंट किया, तुरंत कॉपी में लिख लिया, तो वो एक कहलाती है आपकी रफ बुक। क्या कहलाती है वो? रफ बुक। तो जब व्यापारी को, बिजनेसमैन को, या जब भी कोई उसका अकाउंटेंट जब भी कभी आता है तो उसको वो जानकारी दे देता है कि ये अब आज के ट्रांजैक्शन है, इनकी आपको अकाउंटिंग करनी है, इनको पुस्तकों में लिखना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे तुरंत जिस बुक में लिखा जाता है उसको हम रफ बुक कहेंगे, और उसको मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। और रफ बुक के माध्यम से हम ओरिजिनल रिकॉर्ड रखते हैं, प्रारंभिक लेखा रखते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, प्रारंभिक लेखा करना। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी? प्रारंभिक लेखा करना। तो प्रारंभिक लेखा कहाँ करेंगे? तो जर्नल में रखेंगे। व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार या तो वो जर्नल में करेगा या सहायक पुस्तकों में रखेगा। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अलग अलग जानकारी, सेपरेट जानकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देनों की हो जाए या कोई पार्टिकुलर खाते की जानकारी मुझे प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में वो फिर जर्नल के स्थान पर फिर वो सहायक पुस्तकों को अपने यहाँ व्यवसाय में रखता है। अब ये सहायक पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने यहाँ पर शार्ट रूप में जो है आपके संक्षिप्त में 8 पुस्तकों का यहाँ पर उल्लेख किया है। फर्स्ट है आपकी कैश बुक। अब कैश बुक भी जो है, हम यदि ट्रेडिशनल बेस पे जाए तो प्राय 4 टाइप की जो है कैश बुक रखी जाती थी। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पीटी कैश बुक। लेकिन आज के वर्तमान जब ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हमारे बैंक से होने लग गए हैं, ऑनलाइन होने लग गए हैं, तो उस कंडीशन में हम एक केवल बैंक बुक भी रख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार जो कैश बुक है हम 5 टाइप की बुक मान सकते हैं, और विशेष रूप से पीटी कैश बुक को छोड़ करके जो 4 पुस्तकों के मैंने नाम लिए हैं, कोई भी एक बुक को जो है आप व्यवसाय जो है मेंटेन कर लेता है अपनी जो है व्यवसाय में। तो कैश बुक क्यों रखी जाती है? तो जो कैश ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करने के लिए जो बुक मेंटेन की जाती है उसको हम कैश बुक कहेंगे। अब वो सिंगल कॉलम रखी उन्होंने, या डबल रखी, या ट्रिपल कॉलम रखी, या बैंक बुक रखी, जैसा भी वो उनका बिजनेस वो उचित समझे, उसमें से कोई एक बुक वो मेंटेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स उधार सौदे,
तो जो उधार सौदे होंगे, यदि जैसे हमने उधार माल खरीदा है, अब माल यहाँ शब्द आया है, तो जिस वस्तु का हम बिजनेस करते हैं, मीन्स हम खरीद करके उसको या तो कन्वर्ट करके बेच देते हैं या एज इट इज़ बेच देते हैं, तो वो हमारे लिए माल कहलाता है। तो यदि हमने उधार माल खरीदा है तो उसकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको क्रय बुक कहेंगे, परचेज बुक कहेंगे, क्रय पुस्तक कहेंगे। यदि हमने जो माल खरीदा है हमारी कंडीशन के अनुसार नहीं है तो हम लौटा देंगे उसको, मीन्स जो खरीदा हुआ माल यदि लौटाया गया है तो उसकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाएगी वो परचेस रिटर्न बुक होगी। ऐसे जब खरीद लिया है तो बेचेंगे भी। तो यदि हम उधार माल बेच रहे हैं तो उसका लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको सेल्स बुक कहेंगे। यदि बेचा हुआ माल कस्टमरों ने लौटा दिया है, कस्टमर जितने भी हैं, मान लो बाय द वे किसी कस्टमर ने कहा ये गुड्स आपका जो है माल जो है हमारी कंडीशन के अनुसार जो है ठीक नहीं है, जैसा आपने कहा था, जैसा बताया था वो ऐसा नहीं निकला, तो वो रिटर्न कर सकता है। तो जो माल रिटर्न आया है बेचा हुआ, उसकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाती है वो सेल्स रिटर्न बुक होती है। फिर कभी कभी व्यवसाय में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि हम नगद ही माल बेचना चाहते हैं लेकिन सामने वाले जो क्रेता है उसके पास पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एक रास्ता निकालते हैं कि ठीक है आपके पास पैसा नहीं है तो एक बिल लिख दीजिए, मैं एक बिल लिख देता हूँ, उस पर आप अपने साइन दे दीजिए और वो बिल मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने बैंक से उसका पैसा ले सकूँ। तो इस प्रकार की जो एक्सेप्टेंस मिली है, स्वीकृतियाँ मिली हैं, उनकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको बिल्स रिसीवेबल बुक कहेंगे, प्राप्य विपत्र बुक पुस्तक कहेंगी। ऐसे ही जब स्वीकृतियाँ मिलती हैं तो हम स्वीकृतियाँ देते भी हैं, तो उस कंडीशन में जितने भी बिल दिए गए हैं, जिन पर ऐसे बिल जिन पर स्वीकृतियाँ दी गई हैं, उनकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको हम बिल्स पेएबल बुक कहेंगे। ठीक। अब बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी एंट्री इन पुस्तकों में नहीं हुई है, तो ऐसे सौदों का लिखा करने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए एक अतिरिक्त और बुक रखी जाती है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर जर्नल। जैसे उधार संपत्ति खरीदी है, जैसे कोई संपत्ति एसेट्स है जिसका हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं और उसको खरीदा गया है और उधार खरीदा गया है, तो उसकी एंट्री यहाँ से वहाँ तक कहीं नहीं आएगी, तो उसका लेखा करने के लिए हम प्रॉपर जर्नल का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो उनको सुधारने के लिए भी जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो किस में की जाएगी, प्रॉपर जर्नल में। इसी प्रकार से वर्ष के अंत में क्लोजिंग एंट्रियां होती हैं, वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग एंट्रियां होती हैं, तो उनकी एंट्री भी करने के लिए कौन सी पुस्तक रखी जाएगी, प्रॉपर जर्नल। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका लेखा इन पुस्तकों में नहीं हुआ है, उनके लिए जो पुस्तक रखी जाती है उसको हम प्रॉपर जर्नल कहेंगे। ठीक है, इन पर भी बात बाद में और करेंगे डिटेल में, अभी संक्षिप्त में हम देखें। अब इसके बाद जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम जो प्रारंभिक लेखा होगा वो जर्नल में होगा, और जर्नल में भी नियम के अनुसार होगा, डेबिट और क्रेडिट। जैसे मैंने आपको पहले भी दोहरा लेखा प्रणाली के जो नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, वो खातों के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है, उस आधार पर जर्नल में एंट्री की जाती है। तो फर्स्ट स्टेज सबसे महत्वपूर्ण यही है कि डेबिट और क्रेडिट यदि आपने सही किया है तो आगे की प्रोसेस भी सही होगी। यदि आपने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट गलत कर दिया है तो आगे की प्रोसेस भी 100% रॉन्ग होगी, गलत होगी। इसलिए जब भी जर्नल में एंट्री करें तब डेबिट और क्रेडिट खातों को ठीक ढंग से करें, नियम के अनुसार करें, सोच समझ के करें। तो फर्स्ट स्टेज हमारी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करना। जब जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री हो जाएंगी तो फिर उस दशा में हमें जर्नल या सब्सिडरी बुक से पर्टिकुलर अकाउंट की जानकारी नहीं मिलती। व्यक्तिगत रूप से हम जैसे जाने कि ये राम के से कितना लेना देना है, या मोहन से कितना लेना देना है, या हमने टोटल माल कितना खरीदा, या टोटल आज के दिन में कैश कितना गया है, इन सब की जानकारी हमको प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिल सकती। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पुस्तक ऐसी रखते हैं जिस पे सेपरेटली अकाउंट रखे जाते हैं ताकि पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन खातों की जानकारी मिल सके। तो उसको हम उस पुस्तक को कहते हैं लेजर। तो लेजर में जो है, जो हमारी सेकंड स्टेप है क्लासिफिकेशन की है, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। और लेजर में जो लिखा जाता है वो कहाँ से किया जाता है, लिखा जाता है जर्नल से या इन पुस्तकों से। तो जर्नल या सब्सिडरी बुक से लेजर में लिखने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, उसको पोस्टिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं, खतौनी करना कहते हैं। तो जर्नल से खातावही में लिखने की क्रिया को
क्या कहेंगे हम? खतौनी करना कहेंगे, पोस्टिंग करना कहेंगे। अब इसके क्या नियम हैं खतौनी करने के, ये हम आपको बाद के लेक्चर में बताएंगे। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप है हमारी या प्रोसेस, जब लेजर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम एक लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक खातों की सूची बनाते हैं, लिस्ट। तो उस सूची में खातों का, यदि किसी खाते का बैलेंस शेष जो है डेबिट है तो हम डेबिट में लिख लेंगे, क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट में लिख लेंगे। जब एक लिस्ट प्रॉपरली बन जाती है और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम का हम टोटल लगाते हैं तो बराबर आता है ना। यदि कोई बराबर नहीं आया है ट्रायल बैलेंस का योग, तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब ये क्यों बनाया जाता है, तो संक्षिप्त में ये भी समझें कि हमने जो इधर एंट्री की है, मैंने जैसे कहा था कि जनरल में एंट्री आप डेबिट और क्रेडिट सही एक नियम के अनुसार करोगे तो ही आगे सब कुछ सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यदि हमने ऊपर जनरल में फिर उसके बाद लेजर में खातों के नियम के अनुसार ही डेबिट क्रेडिट किया है, तो जब हम ट्रायल बनाएंगे, बैलेंस तलपट बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे, तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग बराबर होगा। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपने ऊपर मिस्टेक की है, गलती की है। तो ट्रायल बैलेंस हमारी अंकगणितीय शुद्धता का परीक्षण कराता है कि आपने जो ऊपर लिखा है वो सब कुछ सही है। यहाँ हम जो है कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं, अभी तक की हमारी प्रोसेस ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस है हमारी फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनाना है। तो अंतिम खाते मीन्स जो अंत में बनाए जाते हैं। किसके अंत में बनाए जाते हैं? वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को समाप्त होता है। तो साल भर के जो खाते बनाए जाते हैं अंत में मीन्स 31 मार्च को, उसको उनको कहेंगे हम अंतिम खाते। इनके अनुसार क्या क्या इसमें शामिल है? तो एक निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शामिल है। यदि कोई निर्माणी संस्था है, कोई जो वस्तुओं को बना करके फिर बेचती है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे। यदि कोई, इसके बाद फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। आजकल वर्तमान के हिसाब से केवल इन तीनों को जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अब वर्तमान के हिसाब से हम देखें तो इन तीनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पहले बताते हैं और इनकम स्टेटमेंट बाद में बताते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में जो है इन दोनों खातों का कैलकुलेशन के लिए अलग शीट बना करके और इनकम स्टेटमेंट में उनको शो किया जाता है। तो इस प्रकार से फाइनल अकाउंट में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। ये हमारी फोर्थ स्टेज है। जब ये अंतिम खाते बन जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने 12th पास करके आए हो, 12th पास करके आए हो, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया आपने अपनी तुलना लास्ट ईयर मीन्स 10th के रिजल्ट से की कि 10th में इतना परसेंटेज बना था, 12th में इतना है। ये सब कब हुआ? जब फाइनल रिजल्ट हो गया, अब आपके पास आ गया, तब आपने तुलना की। और यदि बढ़ गए हैं परसेंटेज तो क्या हम आगे और बढ़ा सकते हैं? क्या कम हुए तो क्यों हुए, उनके कारणों को जानेंगे और फिर आगे और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट और आगे सुधरे, न कि हम इससे और डाउन में जाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से वित्तीय पोजीशन हमारी क्या है, इस सब की जानकारी जो अंतिम खातों से प्राप्त होती है। तो जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं हम अपना, और फिर उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो विश्लेषण और निर्वचन। तो जो भी सौदा होगा ये 5 स्टेज में से होकर के गुजरेगा, और 5 स्टेज में से एक भी स्टेप यदि कम हो रही है, नहीं की है, तो वो अधूरा जो है हमारा ट्रांजैक्शन कहलाएगा कि इसकी अभी एंट्री करना बाकी है। तो ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, हर व्यापारी के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सभी इन स्टेज से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक नगद माल बेचा के गुड सोल्ड ₹10,000, तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नगद माल बेचा तो उसकी एंट्री यही होगी, क्योंकि नगद हमारे पास आ रहा है
और माल जा रहा है, तो जब माल बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल में एंट्री होगी। फिर हम क्लासिफिकेशन में आएंगे तो हम कैश अकाउंट अलग बनाएंगे, सेल्स अकाउंट अलग बनाएंगे, दोनों अलग अलग बनाएंगे। और फिर हम कैश अकाउंट के डेबिट में सेल्स का नाम लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में कैश का नाम लिखेंगे, एज पर रूल्स, एक्स पर पोस्टिंग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने जाएंगे तो कैश अकाउंट का अमाउंट डेबिट में शो करेंगे, सेल्स अकाउंट का अमाउंट जो है हम क्रेडिट में शो करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट वहाँ भी बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो कैश जो है चूंकि एसेट्स है तो हम उसको बैलेंस शीट में, इसके बैलेंस शीट के भी दो पार्ट होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हम कैश चूंकि हमारी एसेट्स है तो हम उनको एसेट्स से शो करेंगे। और सेल्स जो है हमारा क्या है, इनकम है, तो एक प्रकार से जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे और वो ग्रास प्रॉफिट में आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट के थ्रू नेट प्रॉफिट में आ जाएगा और नेट प्रॉफिट के थ्रू वो कैपिटल में शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब बैलेंस शीट में अंतिम रूप से जब वो आएगा तो कैपिटल के रूप में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो बैलेंस शीट जो है उसमें दो साइड होती हैं आपकी, प्राय संक्षिप्त में बता दो, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो लायबिलिटीज जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो कैपिटल में प्लस होकर के लायबिलिटीज साइड से होगा, और जो कैश है हमारा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो मैंने एक सौदे का ट्रांजैक्शन, एक जो सौदा हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसका मैंने पूरा बताया कि फर्स्ट टाइम यहाँ, फिर सेकंड टाइम यहाँ ऐसे, फिर थर्ड टाइम ट्रायल बैलेंस में ऐसे और फाइनल अकाउंट में ऐसे। तो ये फिर मैंने देखा, बैलेंस शीट को उठा के देखा कि अरे कैश इतना है, सेल्स इतना है, तो मैं कंफर्म हो गया। तो इसी प्रकार से जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए यही प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, आर स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग या स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 चरण है हमारे। कितने चरण हैं? 5। उनके अनुसार ही सौदों का लेखांकन होता है। जितने भी सौदे होते हैं इन स्टेज से वो होकर के गुजरते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, और आगे जो जब भी कोई लेक्चर नया, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है दूसरा टॉपिक लेंगे। अब दूसरे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन में जो डेबिट क्रेडिट मीन्स जनरल कैसे करते हैं, जनरल में लेखा कैसे करते हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा जीएसटी भी आ गया है, तो जीएसटी से संबंधित भी जनरल प्रविष्टियाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।